हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों का अगला एग्ज़ाम एसएसटी का है, तो आप उसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे। बट साइंस का पेपर जो है वो आप लोगों का बहुत ही इजी आया था, और आई होप वो बहुत बढ़िया गया होगा। जो कुछ भी मैंने कराया था आपको, उसी में से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी जो मैंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस रखी थी, 1 डेढ़ घंटे में मैंने वो 8 चैप्टर कराए थे आपको। तो उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी ऑलरेडी। तो काफ़ी अच्छा गया होगा वो पेपर। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मैथ्स का है, लास्ट एग्ज़ाम, और उसमें काफ़ी सारी छुट्टियां भी हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको जो है डेली एक मॉडल पेपर ऑनलाइन में सॉल्व करके दे दूंगा। तो वो वीडियो आप देख लेना, ताकि आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए। पूरा 80 मार्क्स का पेपर मैं सॉल्व करूंगा, और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर भी होंगे और कुछ मॉडल पेपर्स होंगे। तो उनको आप देख लेना, आपकी जो है बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था आपकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीडी थ्योरम, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और वो जो है वो कई तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है आपको कई बार स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बीपीडी थ्योरम, है ना। तो आपको पता होना चाहिए बीपीडी थ्योरम क्या है और उसका जो है फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसका नाम है। तो इस वीडियो में मैं पूरा उसका प्रूफ करवाने वाला हूँ आपको, और साथ ही साथ उसकी एक कन्वर्स थ्योरम भी है, जिसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी या सीवीपीटी के नाम से जानते हैं। तो वो भी मैं जो है वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में करवाऊंगा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी थ्योरम कहती है, ये मैं लिख रहा हूँ, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। बीपीटी मीन्स बी फॉर बेसिक। बेसिक है बिल्कुल, नाम में ही जिसके बेसिक हो तो वो बहुत बेसिक चीज़ है, इजी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए इस बेसिक सी चीज़ को प्रूव करके देखते हैं। पहले जो है इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमें याद भी होना चाहिए, एक आध मार्क्स में पूछ भी लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, तो इधर मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ। पहले तो एक ट्राइंगल है, जैसे सपोज करो ये मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, इसका नाम रख दिया ABC, ठीक है। ये ABC ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल में मैं किसी भी एक साइड की, कोई भी एक साइड आप ले सकते हो, और जैसे मैंने BC साइड ली, इस BC साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, और जो AB लाइन को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और AC लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो क्या होगा कि इफ DE पैरेलल होगा BC के, देन अदर टू साइड के रेशियो जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे AD अपॉन DB ये हमेशा बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो ये स्टेटमेंट है बीपीटी थ्योरम का, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है अभी। लेकिन पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, तो वो स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, जो अभी मैंने बताया कि इफ वी ड्रॉ a parallel line to any side of a triangle, then it divides the other two sides of triangle in same ratio. ठीक है। If we draw a parallel line to any side of a triangle, then it divides the other two sides of the triangle in the same ratio.
तो अगर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी BC के, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, DE पैरेलल BC है, तो जो अदर टू साइड हैं उनके रेशियो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। और अब चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? हमें जब भी आप किसी थ्योरम कोई क्वेश्चन है उसमें अगर प्रूफ करनी है कोई चीज़, तो जो स्टेप मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वही स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को लिखते हैं कि गिवन क्या है हमें फिगर के अंदर। तो ABC एक ट्राइंगल है। सो किस तरीके से लिखते हैं? देयर इज अ ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल है BC, ठीक है, इन विच DE पैरेलल BC। अब ये तो गिवन था, हमें गिवन में लिख दिया हमने। गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है वो हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ, ठीक है। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? जो चीज़ हम प्रूफ करनी चाहते हैं। हमें अदर टू साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है अगर ये इसके पैरेलल है तो प्रूफ में हम लिख देते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमारा जो है प्रूव होके आएगा लास्ट में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि यही आना चाहिए प्रूव होके। तो गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया। इसके बाद अगर आपके किसी प्रूफ में कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम इस ट्राइंगल में एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि हम यहाँ से D पॉइंट से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज करो M, ठीक है, और सेम AC वाली लाइन से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज करो N, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। N और M जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। और सिमिलरली यहाँ पर हम B से E को कनेक्ट करेंगे, B से E को कनेक्ट करेंगे और D से C को कनेक्ट करेंगे। तो बस ये दो छोटे से कंस्ट्रक्शन के पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे इस थ्योरम के लिए। बाकी बिल्कुल इजी थ्योरम है। आइए देखिए इसको कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखोगे आप, कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया। तो उसके लिए हमने एक DM परपेंडिकुलर खींचा है AC लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे we draw a perpendicular DM on AC। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, DM परपेंडिकुलर का साइन ये होता है AC, ठीक है। और एंड साथ में हमने EN परपेंडिकुलर खींचा है, जिस पे EN वाला परपेंडिकुलर AB लाइन पे खींचा है। तो इसको हम लिख देंगे EN परपेंडिकुलर टू AB। बहुत इजी था, कुछ नहीं करा, जो वहां पे ड्रॉ किया वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब आगे एक चीज और करिए, D से C को मिलाया है और B से E को मिलाया है, तो ये भी लिख देते हैं। एंड वी जॉइन DC एंड BE लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका प्रूफ। प्रूफ जो हम लिखेंगे वो अब लिखेंगे यहाँ पर। तो प्रूफ हेडिंग डालेंगे। तो जब भी आप मैथमेटिक्स में ट्राइंगल वाले चैप्टर में या सर्कल वाले चैप्टर में आप जो है किसी भी चीज़ को प्रूफ करोगे, तो उसके लिए आपको ये चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसको आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो अब प्रूफ शुरू करते हैं हम इसका, ठीक है। तो ये नोट करते जाना, मैं ऊपर का मिटा दूंगा, फिर चलता रहेगा ये, ठीक है। तो वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DM ऑन AC एंड EN ऑन AB एंड वी जॉइन DC एंड BE लाइन, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको प्रूफ शुरू करना है। और प्रूफ में क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो
एरिया निकलने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बट उसको ही ध्यान में रखना है। किस किस ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ADE वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला बीच में जो है छोटा सा ऊपर को, इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल में हम इसका एरिया निकालेंगे। और एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला बेस लेंगे, ये बेस, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर है EN, तो इस पहले हम क्या लेंगे, AD वाला बेस लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, शॉर्ट में ऐसे दिखाएंगे, और इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, बेस, ये AD बेस हो गया और इस बेस पर ये परपेंडिकुलर है, तो हाफ बेस हो गया आपका AD इंटू परपेंडिकुलर EN, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 डाल के छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरे ट्राइंगल का एरिया। तो जस्ट इस वाले ट्राइंगल के नीचे देखो, इसी बेस पर ये DBE वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DBE, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो उसमें आप देखो, ये तो बेस ले लेते हैं हम, इसका DB बेस हो गया और ये EN इसका हाइट हो गई, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो वही लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू हाफ बेस हो गया आपका DB इंटू उसकी जो परपेंडिकुलर है E। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर उसकी हाइट तो ट्राइंगल के बाहर आ रही है, ऐसे कैसे? तो ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल की जो हाइट है वो उसके अंदर ही आए हमेशा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक रफली बना के दिखा देता हूँ। तो सपोज करो एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, ये बेस हो गया और ये ऐसा है, तो ज़रूरी नहीं इसकी हाइट आप ऐसे अंदर बनाओगे, इसकी हाइट ये आएगी, इसका बेस ये है ना, तो इसकी हाइट हम ये कंसिडर करेंगे, ये। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर ये ट्राइंगल हो रहा है लेकिन उसकी हाइट बाहर आ रही है ट्राइंगल से, तो हाइट आप वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो जब ये दो इक्वेशन आ जाएं आपकी, फिर कुछ नहीं करना है, इन दो इक्वेशन को आप आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस आधी थ्योरम हो चुकी है आपकी। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, तो अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो पॉज करके आप नोट कर लेना इसको, ये भी मिटा देते हैं कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ तक हो चुका है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, या 2 से 1 को डिवाइड कर दो या। तो हम क्या करें, जब डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड वाला साइड लेफ्ट हैंड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड से डिवाइड होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बचेगा, ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, और ये हाफ, देखो हाफ से हाफ तो कट जाएगा डिवाइड होने पे, तो बचेगा क्या, AD इंटू EN डिवाइड बाय, और देखो EN से EN भी कट जाएगा, तो EN भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो AD अपॉन क्या बचेगा, DB, क्योंकि हाफ से हाफ कट गया डिवाइड करने पे, EN से EN कट गया, AD अपॉन DB आ गया। इसको डाल देते हैं 3। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये काम हमारा हो चुका। अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अब जो काम हमने इस वाले परपेंडिकुलर के लिए किया, वही काम हम करेंगे इस DM वाले परपेंडिकुलर के लिए। तो फिर से वही चीज करेंगे, ADE का एरिया निकालेंगे, बट इस बार AE को हम बेस कंसीडर करेंगे और उसकी हाइट जो है वो DM लेंगे, ठीक है। तो वही काम करना है, सेम वही दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फिर ये इसके नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, जैसे इसका DBC लिया था तो इसका ECB ले लेंगे,
ठीक है। तो वही काम करना है 2 बार, जो इधर वाले फेस के लिए किया अब उधर वाले फेस के लिए करना है। तो फिर से निकालेंगे इन ट्राइंगल ADE, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया फिर से लिखेंगे ट्राइंगल ADE बराबर हाफ, अब बेस ये लेंगे AE, ठीक है। अब बेस चेंज कर दिया हमने AE, और AE बेस लिया है तो उसकी हाइट जो है वो ये है सॉरी DM, ठीक है DM। तो ये हो गया। अब ये हमने एरिया निकाल लिया, इसको डाल देते हैं 4, ठीक है। अब इसके नीचे वाला ट्राइंगल यानी कि ECB वाले में EC बेस है इस बार हमारा, और अगेन इसके लिए भी जो हाइट है वो यही कंसिडर होगी DM, भले ही बाहर आ रही है वो शेप की वजह से ट्राइंगल के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ECB में क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECB इज इक्वल टू हाफ, अब बेस ये लेंगे EC और उस पर जो हाइट है वो DM, ठीक है। तो EC इंटू DM, ये आ गई 5, 4 तक हो गई ना, अब 5 डाल दो इसमें, ठीक है। अब हमने 1 और 2 को डिवाइड करके ये तीसरी इक्वेशन आई थी, इसी तरह 4 और 5 को डिवाइड कर देंगे हम। तो जरा डिवाइड करो, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करोगे आप तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, यानी कि AR ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय AR ट्राइंगल ECB इज इक्वल टू, देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AE अपॉन EC बचेगा केवल। इसको डाल देते हैं 6th इक्वेशन। अब ध्यान रखना ये 3rd इक्वेशन और ये जो 6th इक्वेशन आई है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब प्रूफ लगभग खत्म हो चुका है, तो इसको यहाँ डिवाइड करता हूँ मैं, इसके आगे की कार्यवाही इधर होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब हमें एक चीज पता है, देखो हमने शुरुआत में ही एक चीज बोली थी कि ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। और जब किसी 2 पैरेलल लाइन के अंदर 2 ट्राइंगल फॉर्म होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो उनके एरिया हमेशा बराबर होते हैं, ये हमें पहले से पता है। तो इसको प्रूव नहीं करेंगे बट इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, क्या, वी नो दैट if we draw 2 triangles between 2 parallel lines and their bases are same, so their areas are also same। इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इस स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल D, देखो ट्राइंगल पता चल गया ना, ये तो 2 पैरेलल लाइन है DE BC और उनके अंदर ये ट्राइंगल बन गए, तो ये बन रहा है DBE और एक ये बन रहा है ECB, तो और इनका बेस सेम है, देखो DE बेस सेम है, तो सेम बेस पर पैरेलल लाइन के अंदर 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उनके जो ट्राइंगल के एरिया है वो बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इस स्टेटमेंट के थ्रू कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to area of triangle what, ECB। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? ये आपका हमने लिख दिया, बस एक ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको और याद रखनी है ये वाली, बस अब तो कहानी खत्म है। अब हमें एक चीज और करनी पड़ेगी यहाँ पर बस, कि देखो ये वाला ट्राइंगल हमने 2 बार लिया था ADE,
देखो अगर ध्यान से देखो इक्वेशन 3 में, तो ये ए डी ई ट्राइंगल और ए डी ई ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ ना ए डी से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, या ऐसे लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। कर सकता हूँ मैं, बोथ साइड सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं मैथ्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी। तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई से, और इसको यहाँ लगाते हैं बीच में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई से यहाँ भी डिवाइड कर दिया। तो इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? इससे ये कट के वही आ जाएगा वापस से। तो ऐसा कर सकते हो आप मैथ में, ये कर दिया। अब इनकी वैल्यूज तो हमें पता है ऑलरेडी, देखो हम निकाल चुके हैं फ्रॉम थर्ड ए, बस रेसिप्रोकल आ रहा है ना, इन्हें एक बार रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, उल्टे आ रहे हैं ना, हमने जो उधर निकाले वो उल्टे। तो ए डी ई को डिवाइड कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इधर कर रहे हैं तो इधर भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ए डी ई ऊपर चला गया और डी वी ई आ गया आपका नीचे, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए डी ई ऊपर आ गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी नीचे आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है 3 और 6 से, बस इनका यूज कर लेना है 3 और 6 का। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड 6, 3 और 6 से हमने क्या इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो ए डी अपॉन डी वी ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी, और इधर ए डी ई और ई सी बी की वैल्यू हमें पता है ए ई अपॉन ई सी। और क्या यही चीज हमें प्रूव नहीं करनी थी? तो हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी बराबर होना चाहिए था ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। तो ये थी बिल्कुल सिंपल सी हमारी बीपीटी थ्योरम। आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। कोई भी इसमें दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से, कमेंट करके, और इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब इसी के साथ ही मैं एक और इसकी जो जुड़वा थ्योरम है या इसका कन्वर्स है, उल्टा भी तो ट्रू होना चाहिए, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स प्रूफ करेंगे। तो ये चीज जो प्रूफ करी ये गिवन में लेंगे, और जो हमने गिवन में ली थी उसको प्रूफ करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसको नोट कर लेना पॉज करके, और फिर हम उसको लिखते हैं। ये मैंने कर दिया सफा चट। अब देखो, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है उसको ध्यान से समझ लो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट बीपीटी थ्योरम का उल्टा है, लेकिन इससे बहुत छोटी थ्योरम है तो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या कहती है कि स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं पहले उसका। ठीक है, स्टेटमेंट याद भी होना चाहिए। ये दो थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 6.2 के नाम से है, और वो जो हमने पढ़ी पीछे बीपीटी थ्योरम वो 6.1 के 1 थ्योरम के नाम से है। तो स्टेटमेंट क्या है सी बीपीटी का? सी बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो वो तो आप लिख ही लोगे। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि इफ, यहां से लिखता हूं, इफ वी draw a line, if we draw a line in the triangle, ठीक है, समझ में आया? if we draw a line in the triangle and it divides the two sides of the triangle in the same ratio,
in the same ratio, then it is parallel to third side of the triangle। तो क्या बोला गया इंग्लिश में ये बोला गया कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज करो ये ट्राइंगल था ABC, ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम दे दिया मैंने DE, ठीक है, ये AB को D पॉइंट पे कट कर रही है और ये AC को E पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, उसके अंदर AE लाइन ड्रॉ करी गई, और अगर ये वाली लाइन इस दो साइड को इक्वल रेशो में बांट रही है, तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये कौन कह रही है? बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो वही चीज हो गई। अब क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो चीज पता है हमें, गिवन वैल्यू। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है? गिवन में ये दे रखा है कि जो रेशियोज हैं ट्राइंगल के वो बराबर हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC, ठीक है। ये लाइन DE लाइन AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि DE डिवाइड द लाइन AB एंड AC इन द सेम रेशियो। गिवन के बाद हम अगला स्टेप क्या लिखते हैं? टू प्रूव, जो हमको प्रूव करनी है चीज, टू प्रूव में वो लिखेंगे, ठीक है। अब प्रूव में क्या लिखोगे आप? क्या प्रूव करना है हमें? कि ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। इसको भी लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, दो बड़े से डंडे लगा दूं तो वो पैरेलल में काउंट किए जाते हैं। प्रूफ के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हमें कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी में भी, लेकिन ये उससे छोटी थ्योरम है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं? हम उल्टा एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है बल्कि कोई और लाइन पैरेलल है। और अगर हमारी सॉल्व करते करते लास्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कि जो हम लेके चले थे वो किसी भी तरीके से रॉन्ग प्रूफ हो गया, तो फिर हमारा तो फिर ये जो दूसरी लाइन थी वो पैरेलल होगी। वो कैसे होगी वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि चलो ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, भले ही ये दो साइड में इसे डिवाइड तो कर रही है, बट ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, बल्कि हम एक नई लाइन बनाते हैं। तो आप कहीं भी बना सकते हो, नीचे बना दो चाहे ऊपर बना दो। तो ऐसे करके मैंने एक नई लाइन बनाई और इसका नाम रख दिया E'। कुछ भी रख सकते हो, E' रख दिया क्योंकि ये इसकी बहन है, तो मैंने इसका नाम इसके नाम पर ही रख दिया, ठीक है। तो हमने एक नई लाइन एज्यूम कर ली कि भैया ये लाइन इसके पैरेलल है, ऑल्दो वो देखने से लग नहीं रही है पैरेलल है, बट अभी देखो क्या होगा प्रूफ में, तब हमें पता चलेगा। तो हमने क्या करा वो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में। सो वी ड्रॉ अ लाइन DE' which is parallel to BC। तो ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन बोल दिया कि भैया ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये है पैरेलल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो है कि DE' इज पैरेलल टू BC। ये बाय कंस्ट्रक्शन मुझे पता है, ठीक है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब इसके बाद हम सीधे लिखते हैं प्रूफ, कि कैसे प्रूफ करना है वो चीज़ लिखते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब प्रूफ कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये चीज़ लेके चलते हैं कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो अभी हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। बीपीटी थ्योरम में क्या बोला गया कि अगर ये दो लाइन पैरेलल होती है तो अदर टू साइड के रेशियो क्या होते हैं? बराबर। तो उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं कि DE जो है भैया DE' वो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो
इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसी पोर्शन में आ जाएगी। तो डी ई पैरेलल बी सी है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसे यहाँ लिखता हूँ मैं, डी ई डैश पैरेलल बी सी। ये कैसे आया भैया? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है तो हम जानते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी मैं लिख सकता हूँ अगर डी ई डैश, ठीक है, डी ई डैश इस लाइन के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर होंगे, आपस में रेशो बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा किसके? ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसको डाल देते हैं 2, तो 2 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इसको 1 डाल देते हैं, ठीक है, जो गिवन में थी। अब इसमें चलते हैं, ये जो गिवन है, ठीक है, गिवन वाला लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ये तो हमें गिवन ही है भैया, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन। तो एक काम करो, इसको 1 हटा दूँ यहाँ से, फ्रॉम 1 भी लिख सकते थे बट क्यों इतना होगा ना, 1 लिख लो इसमें, सिंपल। तो ये हमारे 2 कंक्लूजन आ गए। अब जरा यहाँ देखो, इसको 2 डाल देता हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन को 2 डाल देता हूँ। अब जरा 1 और 2 पे आप नजर मारिए, ए डी अपॉन डी वी इसके बराबर है और ए डी अपॉन डी वी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए कि नहीं? ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 2, तो x और y आपस में बराबर होंगे। तो उसी तरह ये बराबर ये बराबर ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को बराबर रख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इक्वेशन 1 and 2 पूरा लिखना है आपको। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं अब आपस में। तो ए डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए अब क्या करें? अब जरा ये देखो कि कुछ अभी भी कुछ कंक्लूजन तो निकल के नहीं आया हमारा। हम इसमें एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए ई डैश और ई डैश सी और यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ बाय एडिंग, क्योंकि अभी कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा है मेरा, बाय एडिंग 1 बोथ साइड। इसको देखते हैं ध्यान से। तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। यहाँ से देखना एक सुंदर सा कंक्लूजन निकल के आएगा। तो ज़रा इनको ऐड करूँगा तो आएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, एलसीएम ले लेंगे तो ई डैश सी इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो आएगा ए ई अपॉन ई सी अपॉन में ई सी। अब जरा ये ध्यान से देखो, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये पूरी लेंथ हो गई ए सी, यानी मैं इसे ए सी लिख सकता हूँ। और नीचे तो ए डैश सी बराबर है ए प्लस ई सी को देख लो, ए प्लस ई सी, तो ये भी पूरी लेंथ है ए सी, तो इसको भी मैं ए सी लिख सकता हूँ बराबर ए सी से ए सी कट गए, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आया ई डैश सी। अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्यों करा है हमने, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले जरा इस कंक्लूजन पे नजर डालो कि ई सी बराबर आ चुका है ई डैश सी। अब मुझे खुद बताओ कि क्या ये वाली लेंथ इस पूरी लेंथ के बराबर हो सकती है? भाई ये तो छोटी लेंथ है, वो बड़ी लेंथ है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। बराबर ये कब होंगे? जब ये डी डैश लाइन को मैं किस पे मान लूं? डी पे ही मान लूं, तब ये बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में ये प्रूव हो गया हमारा कि अगर ये वाली लाइन इसी लाइन पे होगी तो इसको ही हमने पैरेलल माना था कि डी पैरेलल बी सी के है, और ये स्टेटमेंट आ गई हमारी। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी जब ये डी डैश लाइन डी पर लाई करेगी,
ठीक है ना भाई। ये जो DE लाइन हमने बनाई है, जब ये इस पर आ जाएगी तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। और उसको ही हमने पैरेलल माना था, तो वही लाइन क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड, इसको थर्ड डाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड EC line equal to E dash C line only when DE dash line is coincide with DE line। ठीक है, यानी कि मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 3 से EC लाइन इक्वल E डैश लाइन ओनली व्हेन DE डैश लाइन इज कोइंसाइड विद DE लाइन। ये चीज ट्रू तभी होगी जब क्या हो, ये DE डैश लाइन DE लाइन पर ही क्या करे, कोइंसाइड करे। तो कोइंसाइड करेगी तब ये इसके बराबर ही हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हेंस आप लिख सकते हो, हेंस ये वाली क्या प्रूफ करना था हमें, DE पैरेलल टू EC। ठीक है, तो EC लाइन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, EC लाइन इक्वल टू E डैश लाइन ओनली व्हेन DE डैश लाइन इज कोइंसाइड विद DE लाइन। ठीक है, तो ये था भैया कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का प्रूफ, और इससे पहले हमने देखा BPT थ्योरम का प्रूफ। तो आई होप दोनों प्रूफ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके से सुंदर सा डायग्राम बना करके गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन और ये सब लिख करके पूरा आना है आपको, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ये NCERT की बुक में देखोगे ना, तो ये दो तीन लाइन में सॉल्व हो रखा है, तो वहाँ समझ में नहीं आता इतना। तो मैंने फिर भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना और मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमने 1 ऐड क्यों करा बोथ साइड, क्योंकि इस इक्वेशन को देखने से कोई कंक्लूजन तो आ नहीं रहा, अभी सब अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जो AE डैश लाइन है, AE डैश, ठीक है, और उसके नीचे E डैश C लाइन है, यानी E डैश C लाइन। तो जब भी आपको रेशियो पता हो, अगर मैं उसमें एक ऐड कर दूं तो पूरी लेंथ आ जाती है। और इधर भी देखा मैंने, ये पूरी लेंथ आ रही थी, तो वो कट गया आगे चल के। ठीक है ना, तो इसीलिए इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने 1 ऐड कर दिया बोथ साइड। और ये चीज हम क्वेश्चंस में भी करते हैं, जब हम ट्राइंगल के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें भी ये चीज की जाती है, 1 को ऐड कर देते हैं बोथ साइड, या 1 माइनस भी कर सकते हो बोथ साइड, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने करा, फिर ये रिलेशन निकल गया है, तो इसके बेस पर हमने बताया कि ये जो DE डैश लाइन है, ये DE पर ही होनी चाहिए, तब ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो वहां से हमने लिख दिया, और इसको तो हमने पैरेलल माना ही था, तो ये पैरेलल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझना आएंगे दोनों थ्योरम। ये ही दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। और अब मैं कल से आपको रोज एक मॉडल पेपर ऑनलाइन में पूरा 80 मार्क्स का सॉल्व करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होंगे, और जो है प्रीवियस ईयर वाले भी ले लेंगे थोड़े से, ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। तो काफ़ी दिन भी है मैथ्स के लिए, तो मैं ऑफलाइन में भी रिवाइज करा दूंगा, ऑनलाइन में भी रिवाइज करा दूंगा, खूब सारा रिवाइज करा दूंगा।